10 ऐसे नेता जिन्होंने अपनी खुद की नई पार्टी बनाई और इससे उनके करियर को भारी नुकसान पहुंचा। तो दोस्तों, नंबर 10 पर आते हैं BS येदियुरप्पा जी। भाई साहब, कर्नाटक में बीजेपी को अपने कंधों पर खड़ा करने वाले यही असली बॉस थे। पूरे राज्य में इनका ऐसा सिक्का चलता था कि दिल्ली वाले भी इनसे पूछकर फैसले लेते थे। लेकिन साल 2012 में इनका बीजेपी आलाकमान से भयंकर पंगा हो गया। ईगो हर्ट हुआ तो गुस्से में आकर इन्होंने बीजेपी को लात मार दी, खुद की नई दुकान खोली और नाम रखा कर्नाटक जनता पक्ष यानी KJP। येदियुरप्पा जी को पूरा भरोसा था कि जनता सिर्फ उनके चेहरे पर वोट देगी और उनके बिना बीजेपी मिट्टी में मिल जाएगी। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में वह पूरी हेकड़ी के साथ मैदान में उतरे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो इनके तोते उड़ गए। इनकी नई नवेली पार्टी को मिली सिर्फ 6 सीटें। इसे कहते हैं गुस्से में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बीजेपी तो सत्ता से बाहर हुई ही, ये खुद भी कहीं के नहीं रहे। अंत में अगले ठिकाने आई और साल 2014 के चुनाव से ठीक पहले चुपचाप अपनी पार्टी समेटकर वापस बीजेपी में लौट आए। इनका यह अलग पार्टी बनाने का एक्सपेरिमेंट सुपर फ्लॉप साबित हुआ। कर्नाटक का यह ड्रामा तो कुछ भी नहीं था। अगला नंबर उत्तर प्रदेश के उस शेर का है जिसके एक इशारे पर पूरी यूपी हिल जाती थी। राम मंदिर आंदोलन का वो सबसे बड़ा चेहरा था, लेकिन जब उसने अपनी अलग पार्टी बनाई तो जनता ने ऐसा धोया कि उन्हें अपने धुर विरोधी के पैर छूने पड़ गए। कौन है वो नेता, चले देखते हैं। नंबर 9 पर आते हैं कल्याण सिंह जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका भौकाल अलग ही लेवल पर था। साल 1992 में जब बाबरी ढांचा ढहा तब यही यूपी के मुख्यमंत्री थे। बीजेपी में इनका कद अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के बराबर माना जाता था। लेकिन साल 1999 में दिल्ली के बड़े साहबों से इनकी ठन गई। कल्याण सिंह जी का पारा चढ़ गया और उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, अपनी नई पार्टी ठोक दी जिसका नाम रखा राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। इनको लगा कि यूपी का पूरा पिछड़ा वर्ग आंख बंद करके इनके पीछे चल पड़ेगा। लेकिन राजनीति में अति आत्मविश्वास हमेशा ले डूबता है। अकेले चुनाव लड़ते ही कल्याण सिंह जी को दिन में तारे दिख गए। पार्टी ऐसी पिटी कि जो नेता कभी पूरे उत्तर प्रदेश पर राज्य कहता था वो सीधे हाशिए पर आ गया। मजबूरी में राजनीति में टिके रहने के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन मुलायम सिंह यादव जी का दामन थामना पड़ा। जिस समाजवादी पार्टी के खिलाफ पूरी जिंदगी राजनीति की, उसी का सहारा लेना पड़ा। इसे कहते हैं न घर का न घाट का। बाद में वह वापस बीजेपी में लौटे, लेकिन वो पुराना रुतबा और धमक हमेशा के लिए खत्म हो गई। यूपी की कहानी तो समझ आती है, लेकिन गुजरात के इस खिलाड़ी ने तो गजब ही कर दिया। अपनी पुरानी पार्टी तोड़ी, जुगाड़ से मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन जब अपनी नई पार्टी लेकर जनता के पास गए तो जनता ने इन्हें ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा खड़े नहीं हो पाए। नंबर 8 पर आते हैं शंकर सिंह वाघेला जी। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले गुजरात में बीजेपी को पाल पोस कर बड़ा करने वाले यही नेता थे। पूरे गुजरात में इनका ही डंका बजता था। लेकिन साल 1996 में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर इनका अपनी ही पार्टी से भयंकर लफड़ा हो गया। वाघेला जी ने आओ देखा न ताओ पूरी की पूरी बीजेपी ही तोड़ दी। अपनी नई पार्टी चमकाई जिसका नाम रखा राष्ट्रीय जनता पार्टी। कांग्रेस से बैकडोर सेटिंग की और जुगाड़ के दम पर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। वाघेला जी को लगा कि वो गुजरात के नए सिकंदर बन चुके हैं। लेकिन भाई साहब, व्यवसायियों के सहारे टिकी सरकारें ज्यादा दिन नहीं चलती। जब गुजरात में दोबारा चुनाव हुए तो जनता ने दगाबाजी का ऐसा बदला लिया कि इनकी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जनता ने इन्हें पूरी तरह साफ कर दिया। आखिरकार वाघेला जी को अपनी पार्टी का बोरिया बिस्तर समेटकर कांग्रेस में जाना पड़ा। जो बंदा खुद के दम पर सरकारें पलट देता था, वो दूसरों के रहमो करम पर जीने पर मजबूर हो गया। गुजरात का यह खेल तो सिर्फ एक राज्य तक सीमित था, लेकिन देश के एक नए नवेले राज्य के पहले मुख्यमंत्री, जो खुद एक बेहद शातिर ब्यूरोक्रेट रह चुके थे, जब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई तो लगा कि वो राज्य के भगवान बन जाएंगे। लेकिन अंत में जो हुआ वो देखकर आप भी कहेंगे कि राजनीति बड़ी जालिम चीज है। तो दोस्तों, नंबर 7 पर आते हैं अजीत जोगी जी। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद वह इस नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस पार्टी में अजीत जोगी जी का ऐसा जलवा था कि उनके सामने कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन समय बदला और कांग्रेस आलाकमान से उनका छत्तीसगढ़िया पंगा हो गया। साल 2016 में उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया। बड़े ही ठाट बाट से अपनी नई पार्टी लॉन्च की और नाम रखा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़।
जोगी जी को लगा कि छत्तीसगढ़ का आदिवासी वोट बैंक तो उनकी जेब में है, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घुटनों पर ला देंगे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मायावती जी की पार्टी से गठबंधन किया और किंग मेकर बनने का ख्वाब देखने लगे। वो सोच रहे थे कि बिना उनके पैर छुए कोई सरकार नहीं बना पाएगा, लेकिन जनता ने ऐसा झाड़ू फिराया कि इनके सारे समीकरण हवा हो गए। इनकी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। किंग मेकर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। जोगी जी के जाने के बाद आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस पार्टी का नाम लेवा भी कोई नहीं बचा। खेल खत्म, पैसा हजम। पुरुषों के फ्लॉप शो तो देख लिए, अब बात करते हैं भारतीय राजनीति की उस फायर ब्रांड महिला नेता की, जिसके गुस्से के आगे बड़े बड़े सूरमा कांपते थे, जिन्होंने अकेले दम पर मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी अलग दुकान खोली तो बोहनी तक नहीं हुई। नंबर 6 पर आती हैं उमा भारती जी, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सबसे तेज तर्रार साध्वी। साल 2003 में उमा भारती जी ने अकेले दम पर दिग्विजय सिंह जी की 10 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। उस समय मध्य प्रदेश में उमा जी का क्रेज 7वें आसमान पर था, लेकिन अपने गर्म मिजाज के चक्कर में साल 2005 में इनका बीजेपी आलाकमान से भयंकर झगड़ा हो गया। पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया तो उमा जी ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना लिया। तुरंत अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया, भारतीय जनशक्ति पार्टी। उमा जी को लगा कि मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को भूलकर उनके भगवा रंग पर वोट देगी। साल 2008 के चुनाव में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन राजनीति की हकीकत बहुत कड़वी होती है बॉस। चुनाव के नतीजों ने उमा जी को होश उड़ा दिए। जनता ने उनकी नई पार्टी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। बड़ी बड़ी रैलियां करने वाली उमा जी को समझ आ गया कि बिना संगठन के नेता सिर्फ एक मोहरा होता है। साल 2011 में वह वापस बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन वो पुराना रुतबा और धमक हमेशा के लिए गायब हो गई। उमा जी का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन अब एंट्री हो रही है भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पावर ब्रोकर की। यह बंदा खुद का भी चुनाव नहीं जीतता था, लेकिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक किसकी सरकार बनेगी यही तय करता था। बॉलीवुड के सुपरस्टार जिसके आगे पीछे घूमते थे, उसने 360 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा क्या आया सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। नंबर 5 पर आते हैं अमर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व चाणक्य और मुलायम सिंह यादव जी के सबसे खास सिपाही सालार। एक दौर था जब अमर सिंह जी के बिना देश की राजनीति में कोई बड़ा फैसला नहीं होता था। कॉरपोरेट जगत से लेकर बॉलीवुड तक इनकी तूती बोलती थी, लेकिन साल 2010 में समाजवादी पार्टी के भीतर ऐसी कलह हुई कि इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अमर सिंह जी को लगा कि सपा तो उन्हीं के दिमाग से चलती थी। उन्होंने साल 2011 में अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा राष्ट्रीय लोकमंच। साल 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए इन्होंने लगभग 360 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। प्रचार के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री रोड पर ला दी। लेकिन भाई साहब, ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात यहाँ बिल्कुल सच साबित हुई। जब चुनाव के नतीजे आए तो अमर सिंह जी की पार्टी को मिले अंडे, यानी 0 सीट। 360 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाए और लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जनता ने साफ बता दिया कि राजनीति फिल्मों की स्क्रिप्ट जैसी नहीं होती। इस भयंकर झटके के बाद अमर सिंह जी का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए गैद में चला गया। 360 सीटों पर 0 लाना भी एक कला है। लेकिन अगला मामला तो बिल्कुल नया है। कांग्रेस का वो दिग्गज नेता जो पिछले 50 सालों से दिल्ली के मलाईदार पद पर राज कर रहा था, केंद्रीय मंत्री रहा, मुख्यमंत्री रहा, लेकिन जब अपनी पार्टी बनाई तो कश्मीर की वादियों में उनकी ऐसी बर्फ जमी कि आज तक पिलग नहीं पाई है। नंबर 4 पर आते हैं गुलाम नबी आजाद जी, कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। आजाद जी को राजनीति का पक्का खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन साल 2022 में राहुल गांधी जी की कांग्रेस से इनका मन भर गया तो इन्होंने इस्तीफा ठोक दिया। बड़े चौड़े होकर अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। इनको लगा कि कश्मीर की जनता तो सिर्फ इन्हीं के नाम पर मुहर लगाएगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इनके पीछे पीछे आ गए, लेकिन भाई साहब, कश्मीर की जनता का मिजाज समझना सबके बस की बात नहीं है। जब चुनाव हुआ तो आजाद जी की पार्टी का कबाड़ा हो गया। उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। जनता ने इन्हें ऐसा ठेंगा दिखाया, इनके सारे करीबी नेता इन्हें अकेला छोड़कर वापस कांग्रेस भाग गए।
अब आजाद जी अकेले बैठकर सोच रहे होंगे कि भाई इससे अच्छी तो अपनी पुरानी कांग्रेस ही थी। अब अपनी सांस थाम लीजिए क्योंकि हम वीडियो के सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुके हैं। टॉप 3 की रेस शुरू हो रही है। अब जो नेता आने वाले हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं, पटियाला रियासत के असली महाराज थे। राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नई पार्टी बनाई तो अपनी ही पुश्तैनी सीट पर चित हो गए। नंबर 3 पर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पंजाब की राजनीति के असली कैप्टन। कांग्रेस पार्टी के वह एकलौते ऐसे सिर थे जो अपने दम पर चुनाव जिताने का हुनर रखते थे। लेकिन साल 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू जी के साथ हुए विवाद और कांग्रेस आलाकमान के बर्ताव से नाराज होकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महाराज का ईगो हर्ट हो गया। कांग्रेस को मजा चखाने के लिए उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, पंजाब लोक कांग्रेस। कैप्टन साहब को लगा कि पंजाब की जनता अपने राजा को सिर आंखों पर बिठाएगी। साल 2022 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर लिया, लेकिन पंजाब की जनता उस समय पूरी तरह से बदलाव की मूड में थी। नतीजा यह हुआ कि कैप्टन साहब की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब कैप्टन साहब खुद अपनी पारंपरिक सीट पटियाला से चुनाव हार गए, जिस महल से वह सालों से राज कर रहे थे। जनता ने उसी महल के बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस करारी बेइज्जती के बाद कैप्टन साहब ने चुपचाप अपनी पार्टी का बोरिया बिस्तर समेटा और बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब के महाराजा का यह हाल देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट गए थे। लेकिन नंबर 2 पर जो नाम है वह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह बंदा देश का रक्षा मंत्री रहा, विदेश मंत्री रहा और बाद में भारत का राष्ट्रपति भी बना। लेकिन जब इन्होंने कांग्रेस से बगावत करके नई पार्टी बनाई तो बंगाल की खाड़ी में ऐसी डूबी कि आज तक नहीं मिली। नंबर 2 पर आते हैं प्रणब मुखर्जी जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के अल्टीमेट संकट मोचक। इंदिरा गांधी जी के समय प्रणब मुखर्जी जी को सरकार में नंबर 2 की हैसियत हासिल थी, लेकिन साल 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रणब दा को कोने में बिठा दिया। यह बात प्रणब दा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने साल 1986 में पश्चिम बंगाल में अपनी नई पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। प्रणब दा को लगा कि बंगाल के लोग उन्हें इंदिरा जी का असली वारिस मानकर पलकों पर बिठा लेंगे। लेकिन बॉस, दिल्ली की ऐसी कुर्सी पर बैठकर राजनीति करना अलग बात है और बंगाल की जमीन पर नई पार्टी चलाना अलग बात है। बंगाल की जनता ने प्रणब दा की पार्टी को भाव तक नहीं दिया। लेफ्ट और कांग्रेस के सामने इनकी नई तंबेली पार्टी ताश के पत्तों की तरह उखड़ गई। प्रणब दा को तुरंत समझ आ गया कि अलग दुकान खोलना घाटे का सौदा है। साल 1989 में उन्होंने राजीव गांधी जी से पैचअप किया और अपनी पार्टी का विलय वापस से कांग्रेस में कर दिया। अब वक्त आ चुका है नंबर 1 का। इस नेता की दीवानगी का आलम यह था कि इसके नाम पर सिनेमा घरों में थिएटर टूट जाते थे। साउथ का ऐसा मेगा स्टार जिसके पैर छूने के लिए लाखों की भीड़ बेकाबू हो जाती थी। जब इसने नई पार्टी बनाई तो लगा कि सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन अंत में जो हुआ उसे देखकर आप कहेंगे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नंबर 1 पर आते हैं चिरंजीवी जी, आंध्र प्रदेश के वो मेगा स्टार जिन्हें लोग स्क्रीन पर भगवान की तरह पूजते थे। साल 2008 में जब उन्होंने राजनीति में आने का ऐलान किया तो पूरे आंध्र प्रदेश में ऐसा लगा जैसे कि कोई राजनीतिक भूचाल आने वाला हो। उन्होंने भयंकर हाइप के साथ अपनी नई पार्टी लॉन्च की, जिसका नाम उन्होंने रखा प्रजा राज्यम पार्टी। इनकी रैलियों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। लाखों की भीड़ उमड़ती थी। सम्मान का चल रहे थे कि चिरंजीवी जी की आंधी में बाकी सब उड़ जाएंगे और वो सीधे सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन भाई साहब, रैलियों की भीड़ को वोट में बदलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। साल 2009 के चुनाव में जब नतीजे आए ना तो सबके तोते उड़ गए। इतनी भारी लोकप्रियता के बाद भी इनकी पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। सीएम बनने का ख्वाब तो दूर, किंग मेकर बनने लायक भी नहीं रहे। चिरंजीवी जी को समझ आ गया कि फिल्मी रील और असली राजनीति में जमीन आसमान का फर्क होता है। रोज रोज के सरदर्द से तंग आकर साल 2011 में उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। इस तरह भारतीय राजनीति का यह सबसे बड़ा और सबसे खर्चीला एक्सपेरिमेंट महाफ्लॉप साबित हुआ।